आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों, जिस तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए दिसंबर तक। यानी कि दिसंबर तक आप जुड़े रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। तो आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक रूप से विशिष्ट हो, जो मानसिक रूप से औसत से भी विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत रूप से भी विशिष्ट हो, और चौथा ऑप्शन कहता है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, विशिष्ट बालक के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में बताना है? विशिष्ट बालकों के बारे में आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब इसका जल्दी से दीजिए। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आराम से आप सोच कर दे सकते हैं। देखिए, आज जो हमने चैप्टर पढ़ाया था, जो ऑफलाइन में हमने चैप्टर पढ़ाया था, उसी का समझ लीजिए एक टेस्ट है। जैसा कि बात करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, यानी कि एक एवरेज से भी विशिष्ट हो। दूसरा ऑप्शन कहता है मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, और तीसरा ऑप्शन कहता है सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, और चौथा ऑप्शन कहता है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। कुछ छात्रों ने इसका जवाब दे दिया है। बिल्कुल, इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। देखिए, शारीरिक रूप, मानसिक रूप, सामाजिक रूप और तीनों की बातें कहाँ पर रखी गई हैं? चौथे ऑप्शन में रखी गई हैं। तो तीनों की बातें चौथे ऑप्शन में रखी गई हैं, इसलिए हमें चौथा ऑप्शन सही कर देना चाहिए। हमने आपको बताया है कि विशिष्ट बालक वे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो शारीरिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, जो मानसिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े होते हैं। तो वे सभी क्या हैं कि कहीं ना कहीं विशिष्ट बालक में आते हैं, या सभी विशिष्ट बालक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि सामान्य बालकों के जैसा हो, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि मंद बुद्धि का हो, और चौथा ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए कि प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जैसे कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न होता है। जैसे अगर आप बुद्धि लब्धि के हिसाब से भी देखते हैं तो प्रतिभाशाली बालक उन्हें कहा जाएगा जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से 170 के आसपास होते हैं, या 130 प्लस आप कह सकते हैं। वैसे हमने आज लिखवाया भी था 130 से प्लस 170 के आसपास हमने लिखवाया था, लेकिन आप ये मान के चलिए 130 प्लस भी आप बोलते हैं तो कोई गलत नहीं कहेगा। अब सामान्य बालकों के जैसा ही हो। देखिए, यहाँ पर अगर आप ये लगाते हैं दूसरा ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है? सामान्य बालकों के जैसा ही अगर होगा तो प्रतिभाशाली बालक नहीं माना जाएगा। अगर मंद बुद्धि का होगा तो फिर वो प्रतिभाशाली बालक नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता विशिष्ट बालक कौन है, यहाँ पर अगर पूछा जाता विशिष्ट बालक कौन होता है, तब आप अगर लगाते तीसरा ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, चौथा ऑप्शन तो आप समझ ही रहे हैं, उपरोक्त सभी कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन कैसे गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं वो भी हमने आपको बता दिया, और पहला ऑप्शन सही क्यों हो रहा है ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सी इसी तरह की सोच आप विकसित करिए। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इसी तरह की सोच अगर आपकी पहले से रहेगी तो ये मान के चलिए एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? एक तो पहला ऑप्शन है पिछड़ा बालक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, और तीसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि बालक, और चौथा ऑप्शन कहता है ये सभी। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आते हैं, ये आपको बताना है, यानी कौन से बालक आते हैं या आता है।
तो पहला ऑप्शन क्या है, पिछड़ा बालक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक और तीसरा ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। देखिए आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो लोग पुराने हमारे छात्र हैं वे क्या करते हैं, दूसरों को शेयर नहीं करते, जो पुराने उनके साथ पढ़ भी रहे उनको भी नहीं शेयर करते, उन्हें भी नहीं बताते कि चलिए वहाँ पर प्रवीण सर बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, मुझे मैं क्या बताऊं उन्हें। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं या कौन से बालक आते हैं। तो पिछड़ा बालक भी आता है, जो कि हमने पहले ही बताया है कि विशिष्ट बालक में वे भी बालक आते हैं जो पिछड़े बालक होते हैं, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे भी आते हैं। आज ही हमने पढ़ाया है विशिष्ट बालकों के बारे में कि प्रतिभाशाली वाले जो बालक होते हैं वे भी विशिष्ट बालकों में ही आते हैं, और मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वे भी इसी में आते हैं, किसमें, विशिष्ट बालक में ही आते हैं। तो जब यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि चौथा ऑप्शन हमें सही कर देना चाहिए, यानी कि अब हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन बालक आते हैं या कौन से बालक आते हैं, एक तो पिछड़े बालक आते हैं, दूसरे प्रतिभाशाली बालक आते हैं, और तीसरे अगर देखा जाए तो मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा और समझकर ही उत्तर दीजिएगा। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा, केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है सारा कुछ प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बताया है। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में तो केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा बिल्कुल सही है, अगर केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा तो ये भी सही है, और केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा तो ये भी सही है। यानी कि विशिष्ट बालकों की पहचान करने के लिए हम पहला भी माध्यम अपना सकते हैं, दूसरा भी माध्यम अपना सकते हैं और तीसरा माध्यम भी अपना सकते हैं। जब पहला दूसरा तीसरा माध्यम हम अपना सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि चौथा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, चौथा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो या आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। सामान्य अध्ययन में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, मंदबुद्धि बालकों में रुचि और मूर्त विषयों में रुचि। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कुछ छात्र इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं, कुछ छात्र इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। तो सामान्य अध्ययन, अगर आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सामान्य अध्ययन में रुचि रखने वाले जो बालक होते हैं वही प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी कि उनकी विशेषता ये है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। दैनिक कार्यों में समरूपता जो होती है वो सामान्य बालकों में होती है, ना कि एक तरीके से देखा जाए कि प्रतिभाशाली बालकों में होती है। मंदबुद्धि बालकों में रुचि, तो फिर ये प्रतिभाशाली बालक होंगे नहीं। मूर्त विषयों में ही केवल अगर रुचि लेंगे तो प्रतिभाशाली वाले बालक कहीं ही नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली वाले जो बालक होते हैं वे अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन कर लेते हैं। केवल और केवल मूर्त चीज़ों के ही बारे में चिंतन नहीं, बल्कि अमूर्त चीज़ों के बारे में भी वे चिंतन कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और तीसरा हमने बता ही दिया है क्यों गलत हो जाता है, और दूसरा भी हमने आपको बता दिया क्यों गलत हो जाता है या क्यों गलत है। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है, जवाब जल्दी से दीजिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। देखिए जैसा कि बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं या निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक और विस्तृत शब्दकोश और उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए हमें कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब अच्छे से दीजिए और ईमानदारी से सोच कर दीजिए, और ज़्यादा मत सोचिए, कम भी मत सोचिए, बस
एक मॉडरेट में सोचकर इसका आंसर दीजिए। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं क्या होती है। एक तो पहला, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सही है, यानी कि 110 से अधिक भी माना जाएगा। ठीक है, 130 हमने बताया है, लेकिन 110 से भी अधिक, कई जगह पर क्या है कि 110 कहा गया है, कहीं पर आप देखते हैं। ठीक है, तो दरअसल क्या होता है कि कई बार जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम उनको क्या कहें, ठीक है, हर जगह पे डेटा बदल देते हैं, इसीलिए कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाती है, और कई छात्रों में हो जाती है, मतलब ज़्यादातर छात्र इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए 110 लास्ट मान लीजिए, 110 प्लस वाले जो होंगे वे प्रतिभाशाली वाले बालक होंगे। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो, मतलब दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो गया। अब बात करते हैं कि विस्तृत शब्दकोश, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा एक तरीके से शब्दकोश होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिभाशाली वाले बालक होंगे उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शब्दकोश होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा भी यहाँ पर सही हो जाता है। जब यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, चौथे ऑप्शन को सही कर देना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं उपरोक्त सभी, यानी कि वे अधिक महत्वाकांक्षा रखते हैं या अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, और बुद्धि लब्धि उनकी 110 से अधिक होती है, और उनके पास विस्तृत शब्दकोश भी होते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि अब हमारा अगला प्रश्न है क्या, अपनी कक्षा के कुल छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है। अति मेधावी का मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, मतलब बहुत एक कह सकते हैं वे प्रतिभाशाली ही हैं। ठीक है, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, या जब वे चाहें तब आप पढ़ाएंगे। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। देखिए सोचिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र ऐसे हैं जो अति मेधावी है, जो काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज है, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। सोचिए एक बार, तो आप एक क्लास के साथ तो उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर उनको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। समझ का मतलब ये है कि वे ज़्यादा समझने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो सामान्य बालकों के साथ तो उनको मज़ा आएगा नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर काट देंगे, कक्षा के साथ आप नहीं पढ़ाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं, उच्च कक्षा के साथ यानी कि हायर जो क्लास होगी उसके साथ पढ़ाएंगे, तो ये भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे इतना भी ज़्यादा मेधावी नहीं है कि वे हायर क्लास के साथ पढ़ सकें, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा आप कट कर देंगे। अब तीसरी बात करते हैं, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा की बात करते हैं, या जब चाहे तब पढ़ाएं। अब आप सोचिए एक बार कि अगर कोई इतना मेधावी, चाहे कितना भी मेधावी छात्र हो, कितना भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो, कितना ही हमारे करीबी क्यों ना हो, जब वो चाहे तब आप नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास भी तो कुछ ना कुछ काम होते हैं, हमारे पास भी तो कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो हमारा भी तो कुछ व्यक्तिगत जीवन है। तो जब मन करेगा तब अगर वो पढ़ना चाहेगा, तो फिर आप सोचिए, जब उस छात्र का या उन छात्रों को जब मन करेगा पढ़ने का, तब अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो प्रभावित होने लगेगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आप चौथे ऑप्शन को भी कट कर देंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा क्या करेंगे, इस तरह के बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न का जवाब शायद बहुत ही कम छात्र दे पाएं, लेकिन कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन ये है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है, बीएफ स्किनर का है, वाइगोस्की का है, और हेविंग हर्स्ट का है। जवाब जल्दी से दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन सभी छात्र इसको नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो लगा सकते हैं। देखिए क्रो एंड क्रो साहब ऐसी बातें कहीं पर नहीं कहे हैं, तो हमें क्या कर देना चाहिए, क्रो एंड क्रो साहब को कट कर देना चाहिए। और वाइगोस्की साहब ने तो इस तरह के सिद्धांत में कोई बातें कही नहीं, उनके बहुत सारे जो सिद्धांत हैं 2 4 5 हमने पढ़ाया भी हुआ है, तो उनके भी सिद्धांत में ऐसी कोई बातें नहीं कही गई है। अब बात कर लेते हैं वीएफ स्किनर या हेविंग हर्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक और लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को सही करते हैं कि जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है उसको हम टिक कर देते हैं।
तो कई बार हमारा ए भी लॉजिक सही हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कभी कभी वाला जो लॉजिक लगता है वो भी सही हो जाता है। चलिए, हमने आपको बताया कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो वो है हेविंग हर्स्ट का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, साहचर्यवाद, अंतःदृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? सृजनात्मकता से है, परंपरा से है, समावेशी विकास से है और उपरोक्त में से किसी से नहीं है। जवाब जल्दी से दीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है भाई, देते रहिए। ठीक है, नेम इसलिए नहीं लिया जाता है किसी भी छात्र का, क्योंकि दरअसल क्या होता है, जब नेम हम लेते हैं तो नेम लेने में भी समय लगता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है और काफ़ी छात्रों को थोड़ा से फेडअप होने लगता है कि अब कब क्लास खत्म होगी। ठीक है, इसीलिए अब नेम किसी का नहीं लिया जाता। चलिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए छात्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन ये है, साहचर्यवाद या अंतःदृष्टिवाद या अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो अगर देखा जाए, साहचर्यवाद और अंतःदृष्टिवाद और अस्तित्ववाद का जो संबंध है वो सृजनात्मकता से ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि हमारा अगला प्रश्न है क्या। देखिए, अगले प्रश्न के बारे में अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। दूसरा ऑप्शन कहता है अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। तीसरा ऑप्शन कहता है कि जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि ये जो 3 विकल्प हैं वे क्यों गलत हो रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरा विकल्प इसलिए गलत हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में जो मतलब विकल्प में ये कहा जा रहा है कि अन्य छात्रों की अपेक्षा वो ज़्यादा शैक्षिक उपलब्धि हासिल कर रहा है। अगर वो ज़्यादा शैक्षिक उपलब्धि हासिल कर रहा है तो इसका मतलब वो पिछड़ा बालक नहीं होगा बल्कि प्रतिभाशाली वाला बालक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्यों गलत हो रहा है, उसके पीछे का मूल कारण ये है कि वो जो बच्चा है यानी जिसकी बात की जा रही है वो काफ़ी तेज है, यानी कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। तीसरा ऑप्शन है कि अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं एक क्लास में 4 बच्चे हैं, अगर एक क्लास में 4 बच्चे हैं और चारों भी एक समान पढ़ने में हैं, तो फिर आप देखिए तो यहाँ पर क्या वो पिछड़ा बालक माना जाएगा। अगर उन चारों में से एक कम होता, यानी कि एक कम पढ़ने लिखने में तेज होता और 3 ज़्यादा होते, तो फिर तीसरा वाला जो एक है पिछड़ा वो पिछड़े में आता। यहाँ पर क्या है, समान बात कही जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर गलत हो गया। देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि पिछड़ा बालक कौन होता है और मैंने ये भी बता दिया कि इन दोनों 4 विकल्पों में से एक विकल्प क्यों सही हो रहा है और 2 विकल्प गलत क्यों हो रहे हैं। देखिए, दूसरा विकल्प क्यों गलत हो रहा है मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए, दूसरा विकल्प इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अपनी आयु वर्ग के छात्र हैं या अन्य छात्रों की अपेक्षा देखा जाए तो शैक्षिक उपलब्धि वो ज़्यादा प्राप्त करते हैं, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षा से अधिक है। तो ये प्रतिभाशाली बालक की यहाँ पर विशेषता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि सभी लोग समान हैं, तो फिर यहाँ पिछड़े की बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए तीसरा और दूसरा गलत हो गया और पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। चलिए, अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से
किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है कि सामूहिक परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से सभी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो कि हमने बता ही दिया। पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है या किया जा सकता है? तो देखिए, अगर बात करते हैं सामूहिक परीक्षण के बारे में, तो बिल्कुल पिछड़े बालकों की पहचान करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 4-5 छात्रों को बैठाकर या 10 छात्रों को बैठाकर उसमें टेस्ट ले सकते हैं। उसके माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कितने ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने में तेज हैं और कितने ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने में तेज नहीं हैं। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उपलब्धि परीक्षण की बात करते हैं। कुछ ऐसे काम दे दीजिए, कुछ ऐसे काम या एक तरीके से ऐसा टेस्ट ले लीजिए जिसमें क्या हो सकता है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो पास हो रहे हैं और कितने ऐसे छात्र हैं जो फेल हो रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा ये पिछड़े बालक में आ गए। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल रूप से एक एक बच्चे का आप क्या कर सकते हैं, आईक्यू चेक कर सकते हैं, यानी कि उसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सामूहिक परीक्षण भी सही है, उपलब्धि परीक्षण भी सही है और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमें चौथा सही कर देना चाहिए, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर चौथा सही कर देना चाहिए दोस्तों। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, प्रश्न ये है कि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धता होती है या उपलब्धि होती है प्रतिभाशाली बालकों की, हाथ पैर से विकलांग बालकों की, पिछड़े बालकों की, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जितना उसकी उम्र होनी चाहिए उससे भी कम है वो बच्चा। यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं एक बच्चा है जो 10 साल का है, अभी उसे होना चाहिए मान लीजिए 3 या 2 में होना चाहिए, तो अभी भी वो केजी में पढ़ रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब योग्यता की तुलना में वो कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिभाशाली बालक तो होगा ही नहीं, हाथ पैर से विकलांग की भी कोई बात नहीं हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन जो हो सकता है पिछड़े बालक की हो सकती है, क्योंकि जिस उम्र में उसे 4-5 में होना चाहिए था उस उम्र में वो 1-2 या केजी में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो बालक है वो पिछड़े बालक में है। वो जो बालक है किस में आएगा, पिछड़े बालक में आएगा या पिछड़े बालक है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या है। अपने देखभाल की प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? क्वेश्चन है, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? प्रतिभाशाली बालक के, मंदबुद्धि बालक के और पिछड़ा बालक के, और इनमें से कोई नहीं। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। अपनी देखभाल की प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक की होती है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, आप सोचिए कि कभी आपका ट्यूशन लगवाया गया होगा या किसी बच्चे का ट्यूशन लगवाया गया होगा और बड़ी ही ज़्यादा देख रेख में कहा गया होगा कि इसके लिए स्पेशल किसी टीचर को नियुक्त कर देते हैं ताकि वो, या अपॉइंट कर देते हैं ताकि ये टीचर क्या करे, इस बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। उसके पीछे का मूल कारण क्या होगा दोस्तों? देखिए, एक तो वो जो आप समझ रहे हैं, एक तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, उनकी बात अलग होती है, उनके मार पीट कर उनको सुधारा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्पेशल टीचर किसी के लिए अगर नियुक्त किया जाता है तो क्यों नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन की जो मतलब क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है। देखिए, स्पेशल टीचर अगर किसी के लिए नियुक्त किया जाता है तो मंदबुद्धि बालकों के लिए ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर, मतलब सबके लिए होता है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कहा जा रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपनी देखभाल की प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? तो मंदबुद्धि बालक की होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक उनकी कोई सहायता नहीं करेगा तब तक वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक है, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला,
और माता पिता का कहना ना मानने वाला उपरोक्त सभी। जवाब जल्दी से दीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। चलिए जल्दी से जवाब देते रहिए, जल्दी से जवाब देते रहिए। समस्यात्मक बालक की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको समझाया है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो समस्यात्मक बालक में अगर देखा जाए तो जो बच्चे झूठ बोलेंगे उनके अंदर उनके साथ भी कोई ना कोई समस्या है, या उनकी एक समस्या है कि वे झूठ बोलते हैं, तो समस्यात्मक बालक में वे भी आएंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये सही हो जाता है यहाँ पर कि चोरी करने वाले बालक, जो चोरी करने वाले बालक होते हैं वे भी समस्यात्मक में ही आएंगे, क्योंकि उनकी समस्या ये है कि वे चोरी करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन ये हो जाता है सही कि माता पिता का ना कहना मानने वाले, तो वे उनकी समस्या ये है कि वे किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो हो जाता है सही हो जाता है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उपरोक्त सभी समस्यात्मक बालक में अगर देखा जाए तो झूठ बोलने वाले बालक भी आएंगे और चोरी करने वाले बालक भी आएंगे और माता पिता का कहना ना मानने वाले भी बालक आएंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ज़्यादा नहीं, 2-4 प्रश्न और करवाऊंगा, आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वैसे हो जाएगी, टाइम हो जाएगा आराम से, चलिए कोई नहीं। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए। क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते चला करें। देखिए जब भी क्वेश्चन मैं बोलूं और पढ़ूं और आप क्या करें, पढ़ते समय स्वयं इमेजिनेशन किया करें। थोड़ा से कल्पना शक्ति अपनी बढ़ाइए, थोड़ा से सोच को बढ़ाइए, ठीक है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपके प्रश्न सही होंगे नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि चोरी करने वाले बालकों के लिए, बालकों के उपचार के लिए निम्न में से कौन सा कदम आप उठाएंगे। देखिए सोचिए, आप एक टीचर हैं और आपको पता चला कि कुछ बच्चे हैं जो चोरी करते हैं। अब उनके लिए आप उनको कैसे सुधारेंगे, कौन से कदम आप उठाएंगे। एक तो पहला ऑप्शन ये है कि बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों में आप क्या करेंगे, आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करेंगे। दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि बालकों को उचित और अनुचित के बीच अंतर आप बताएंगे, यानी कि उन्हें सही और गलत के बारे में आप समझाएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, डू एंड डोंट। चलिए तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं कि बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है और उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ छात्रों ने जवाब दे दिया है, कुछ छात्रों ने जवाब दे दिया है और लगातार वे जवाब दे भी रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर हमारा तो सही हो गया। चलिए नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, मैंने पहले ही बोला है। तो चोरी करने वाले बालकों के उपचार के लिए निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल ये सारे ही कदम उठा लेना चाहिए, ठीक है, सारे ही कदम अच्छे हैं। अगर आप उन्हें बताते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करिए, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल करिए, अपनी भावनाओं को, जब कोई चीज़ें आकर्षित कर रही हैं तो उसको पाने के लिए तुरंत कोई कदम आप ना उठाएं, ठीक है। एक तो उनके अंदर आप ये विकसित करेंगे कि कंट्रोल की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बातें आप उन्हें ये बताएंगे ये गलत है ये सही है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप उन्हें ये बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या करने से क्या होता है और क्या करने से क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वे उचित काम करते हैं तो उन्हें सराहना मिलेगा, यानी कि अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर वे अनुचित काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दंड मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि बालकों को आप ये भी बताएंगे कि चोरी एक सामाजिक बुराई है। चोरी क्या है, एक सामाजिक बुराई है। जब बच्चों को आप ये समझा देंगे कि भाई अगर आप चोरी करते हैं तो आपके माता पिता, दादा दादी, चाची चाचा और तमाम आस पड़ोस के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, तो बच्चे के समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इससे मेरी ही बदनामी नहीं बल्कि मेरे घर वालों की भी बदनामी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, यानी तीसरा भी सही हो जाता है। तो इसका मतलब जब तीनों ऑप्शन सही हो गए तो हमें क्या कर देना चाहिए, चौथे ऑप्शन को लगा देना चाहिए, यानी कि अब चारों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गए दोस्तों। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम मिलते हैं मंडे को। कल हो सकता है क्लास हो, लेकिन ये मान के चलिए एमसीक्यू वाली कल क्लास नहीं होगी, बल्कि अन्य चीज़ें यानी कि जो अच्छी चीज़ें होंगी, हो सकता है एनसीएफ 2005 में आपके साथ साझा करूं, या हो सकता है
या हो सकता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे संबंधित क्वेश्चन शेयर करूँ। क्वेश्चन क्या, उसके टॉपिक होंगे, ठीक है। या हो सकता है एसएसटी के क्वेश्चन शेयर करूं, क्योंकि आपको पेपर 2 भी देना है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि या तो पेपर 2 के लिए एक पहला चैप्टर कंप्लीट शुरू कर देता हूं, या देखता हूं कल जो भी होगा सिचुएशन, उसके आधार पर मैं शेयर करूंगा क्लास। लेकिन हाँ, क्लास ज़रूर होगी, ठीक है, क्लास ज़रूर होगी, इसी समय पर होगी, और हो सकता है दिन में हो जाए एक आध क्लास, बाकी देखेंगे हम लोग, ठीक। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों, या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जाते जाते एक बार कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।